वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन त्रिकोण की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके दो क्वेश्चंस बन गए थे। 11 नंबर का क्वेश्चन और 12 नंबर का क्वेश्चन, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास ए और बी दो वर्ग सममित मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब इनके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। और समित का मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी कि ए का पिवट मैट्रिक्स वापस ए आ जाता है और वो समित मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे ए और बी दोनों वर्ग समित मैट्रिक्स है। आपको ये बताना है कि ए बी माइनस बी क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए यहाँ पे ए तथा बी क्या है, वर्ग समित मैट्रिक्स है। वर्ग समित मैट्रिक्स है। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आएगा तथा ऐसे ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, बी आएगा। अगर समित है तो अब देखिए, आपको ए बी माइनस बी ए चेक करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ए बी माइनस बी ए चेक करना है तो मैं उसकी पूरी की क्या लगा देता हूँ, ट्रांसपोज लगा देता हूँ। आपको पता है जब ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है तो ए का ट्रांसपोज आता है, बी का ट्रांसपोज आता है। तो यहाँ पे समान कोटि के समित मैट्रिक्स है। समित मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स भी होगा, हमेशा समित मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स भी होता है क्योंकि पंक्तियां स्तंभों की संख्या समान होगी उसके अंदर। समान कोटि का मतलब ए और बी की समान कोटि है। अब देखो मैंने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया है। आपको पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आता है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आता है। तो यहां से क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यह आएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। यहां से कितना हो जाएगा आपको पता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। मैंने आपको बताया था कि जब गुणेले होती है तो पहले भाग वाला पहले आता है मैट्रिक्स, बताया था। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो बी पहले ए बाद में, बी ए पहले बी बाद में। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिखता हूँ मैं, बी का ट्रांसपोज को क्या मैं बी लिख सकता हूँ, क्या ए का ट्रांसपोज को लिख दूंगा, ए भी आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस। ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अब आपको पता चल गया जब किसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए ए का ट्रांसपोज ए आता है तो ए समित होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है वो विषम समित होता है। क्या होता है, विषम समित होता है। जब मैं ऐसे बोलूं ए माइनस बी का ट्रांसपोज है और मान लो माइनस के साथ आ गया तो ए माइनस बी क्या होगा, विषम समित होगा। अंदर वाला मैट्रिक्स क्या होगा, विषम समित होगा। तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज लिया, बाहर क्या आया, माइनस। दैट मीन्स अतः है ए बी माइनस बी ए एक विषम समित मैट्रिक्स है, विषम समित मैट्रिक्स है। अब इसका ऑप्शन हो गया इसका ए। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आएगी मेरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ए देता है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा।
आपको कंडीशन दे रखी है a प्लस a डैश इक्वल टू i है। ये क्या है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा। ये डैश क्या है, इसको चेंज कर देंगे, ये लो sin अल्फा cos अल्फा, और यहाँ पे i क्या होता है 1 0 0 i क्या होगा 1 0। चलो यहाँ पे i को एक बार i लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, और i कितना होता है 1 0 0 1। जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं उनके संगत अवयव क्या होंगे बराबर, दैट मींस ये अवयव इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा की वैल्यू 1/2। तो cos की कौन सी वैल्यू के 1/2 होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। 60 पे कितना होता है 60 पे वैल्यू कितनी आएगी π/3 आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अपन सीबीएसई बोर्ड में जो अगली एक्सरसाइज है वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो अपन एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं। मैट्रिक्स के ऊपर अपन क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, अपने हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, मैट्रिक्स पर, इसको हिंदी में लिख सकते हैं मैट्रिक्स पर प्रारंभिक संक्रियाएं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पंक्तियों में रविंदर राव साहब, बेटा बार बार बोल रही हूँ वीडियो इज नॉट क्लियर। वीडियो क्लियर नहीं है तो आपके घर पे दिक्कत है, यहाँ इंटरनेट सही है, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स पर प्रारंभिक संख्याएं, तो इसमें 3 संख्याएं तो होती है रो के लिए, पंक्तियों के लिए, और 3 होती है कॉलम के लिए। काम सेम ही होता है, काम क्या होता है सेम ही होता है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा कि एक्सप्लेन ऑल एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स के प्रारंभिक संख्याओं को समझाइए, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो पहली संख्या की बात करता हूं, या तो 2 पंक्तियों को इंटरचेंज करें या फिर 2 स्तंभों को इंटरचेंज करें, ठीक है। पहले है 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदलना, पहली है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, देखिए कैसे।
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू आ गया मान लीजिए 1 2 3 0 6 4 -2 2 एंड माइनस का 1। मैंने ऐसे बोला कि R1 को इंटरचेंज कीजिए। इसका मतलब क्या है, देखिए ये इंटरचेंज का साइन होता है, इंटरचेंज करना, इसका परस्पर बदलना। R1 बदलेगा R2 में, R2 बदलेगा R1 में। अगर मैं कॉलम की बात करता, R का जब रो कॉलम की बात, C1 को इंटरचेंज कर लेते C2 को। ये गारंटी नहीं है कि आप R1 को R2 से इंटरचेंज करें। आप लोग यहाँ पे R1 को R3 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 को C3 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते R1 को आप C2 से इंटरचेंज, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ नोटेशन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ri को मैंने इंटरचेंज कर दिया Rj में, या Ci को मैंने इंटरचेंज कर दिया Cj में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? ऐसे या तो Ri इंटरचेंज होगा Rj में, या Ci इंटरचेंज होगा Cj में। दैट इसका मीनिंग यही है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन बोलेंगे R1 को मान लीजिए मैंने R2 में इंटरचेंज कर दिया, तो अपना मैट्रिक्स क्या आएगा, ये रो यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी 0 6 4 1 2 3 -2 2 -1। ठीक है, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए a इक्वल टू आ गया 1 2 0 -1, और मैंने ऐसे बोल दिया C1 को इंटरचेंज कीजिए C2 से, तो सिंपल है, ये कॉलम यहाँ आ जाएगा, ये कॉलम यहाँ चला जाएगा 1 0। ये तो हो गया पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल अपन एग्जांपल लेते हुए समझेंगे। मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा क्या होता है, मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूं कि मान लीजिए कोई मेरी पंक्ति है Ri, इसको मैं किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या बोला, सॉरी, किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी अचर राशि से। हो सकता है वो गुणा भी करो, हो सकता है वो भाग भी करो। मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने Ri को 1/5 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि Ri के समान लगाओ 5 का, ऐसे तो बोल सकता हूँ 1/5 से गुणा करो। बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करो चाहे भाग करो, बात एक ही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने Ci रो को, सॉरी Ci कॉलम को किसी मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जांपल लेके समझाते हैं अपन। एक ही वैल्यू मान लीजिए आ गई आपके पास 2 4 3 1, और मैंने ऐसे बोल दिया कि आप R1 को इंटरचेंज कीजिए। देखिए एक चीज हो रही है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एरो इधर ही लगाया है। देखिए इसमें ही चेंज करेंगे आप R1 में। क्या चेंज करेंगे, k से गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या था, R1 में भी चेंज हो रहा है, R2 में भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा R1 को मान लीजिए मैंने 2 से गुणा कर दिया 2R1, R1 में इंटरचेंज किया गया। सर थर्ड रो चेंज नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? R1 को R3 से भी कर सकते हैं, ये बोला ना मैंने, Ri को R जैसे कोई सी भी रो चेंज हो सकती है। क्वेश्चंस करेंगे तब काम में आएगी। आप इनवर्स मैट्रिक्स कैसे लगाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बड़े मार्क्स का कि प्रारंभिक संख्याओं के माध्यम से एक इनवर्स निकालिए, प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालिए। ठीक है, और बहुत एक ही तरह के क्वेश्चन है सारे, 3.4 एक्सरसाइज में कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो यहाँ पे R1 को मैंने क्या किया, R1 में चेंज करना चाह रहा हूँ 2R1, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा अब की बार R2 चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज किसने किया, सिर्फ R1 में। R2 तो ऐसा रहेगा 3 1। अब R1 में चेंज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो पता है ना कौन सा R1 होगा, कौन सा R2 होगा। देखिए ये आपका R1 होगा,
या आपका R2 होगा, या आपका R3, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है, ये सबको पता है कि ये फर्स्ट रो को R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3, C1, C2, C3। अगर मान लीजिए एग्जांपल ऐसा ही मान लो कॉलम में बात कर देता हूं, तो अपन कॉलम में गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो a इक्वल टू मान लीजिए आपके पास आ गया 1 0 -1 2, और मैं ऐसे बोलूं कि C1 अब की बार को चेंज करते हैं, अब की बार दूसरा तरीका C2 में चेंज करते हैं। अब की बार मान लीजिए मैंने 3 C2 लिख दिया, अब की बार C2 में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, C2 में चेंज होगा, C1 में चेंज नहीं होगा। C1 आपका ये है, इसमें चेंज नहीं होगा। C2 कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 0 से हो जाएगा। देखिए अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन करने वाला है, और मैं आपको बिल्कुल सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाया ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। थर्ड नंबर का ऑपरेशन क्या है वो देखिए। थर्ड नंबर का है, जैसे मान लीजिए कोई भी रो है, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, इस रो में कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब RI रो में क्या चेंज करो, RI प्लस KRJ, बताता हूँ इसका मतलब। अगर मान लो इसमें अपन स्तंभ में बात करें, स्तंभ में क्या होगा, CI में चेंज करना चाहो, CI प्लस K CJ। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए A इक्वल टू मान लीजिए आपके पास आ गया 1 2 3 0 1 4 2 3 और 5। मैंने ऐसे बोला मेरी R1 जो पंक्ति है उसमें R1 प्लस 2R2 करता है। देखिए ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, इनवर्स बनाना पड़ता है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आप देखिए अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे पता चल जाएगा कि ये लगेगा ये लगेगा Toda papai, ya, yes, sorry. क्या बताना चाह रहा हूं, बस आपको समझिए कि इसका मतलब क्या है, नोटेशन समझ आए। Tani butula dinali. इसका मीनिंग ये है कि आप R1 में चेंज करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, R1 प्लस 2R2, मतलब Change क्या करना चेंज चाहें होगा, तो सिर्फ R1 में चेंज होगा और R2 R3 में चेंज नहीं होगा। चेंज इसीलिए होगा, इस वाले में चेंज हुआ, यहाँ पे इस वाले में चेंज हुआ, यहाँ पे इस वाले में, दैट मींस इसमें चेंज होगा, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज क्या होगा वो देखिए, R1 प्लस 2R यानी 1 प्लस 2, R1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस 2, R2 का पहला एलिमेंट क्या 0, सोल्व करो कितना आएगा 1 आएगा। अब आ जाओ 2 प्लस 2 इंटू यानी R1 में R1 की वैल्यू 2 प्लस 2 और R2 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 4 आ गया। अब अगला बताओ 3, R1 की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू R2 की वैल्यू 4, 8 3 11। एक बार यस और नो में कमेंट करो। ये समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताता हूं इसका मतलब। आपके पास कोई भी पंक्ति है उसमें ऐसा चेंज कर सकते हैं, किसी पंक्ति को उसके साथ दूसरी पंक्ति जोड़ के भी गुणा कर सकते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस एग्जांपल से देखो आप,
ये आपके पास मैट्रिक्स है, मैं पहली पंक्ति में क्या कर रहा हूँ, R1 + 2R2 चेंज करना चाह रहा हूँ। तो पहली पंक्ति में चेंज करूंगा तो दूसरी में चेंज नहीं होगा, तीसरी में चेंज नहीं होगा, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति ऐसे की ऐसे रहेगी, पहली पंक्ति में ही चेंज होगा क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी इसमें चेंज कर रहे थे R1 में, यहाँ पे C2 में चेंज, तो C2 में चेंज होगा, जिसमें चेंज करना चाहेंगे उसी में होगा। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, देखो मैंने क्या किया, मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया है, अभी तो मेरे हिसाब से लिख दिया कि R1 × R2 करो। तो R1 की पहली वैल्यू क्या है 1 + 2, R2 की पहली वैल्यू क्या है 0, सोल्व करने पर 0 + 1 1 आएगा। अब R1 की दूसरी वैल्यू क्या है 2 + 2 × R2 की 1, कितना 4 आ गया। ऐसे 3 + 2 × 4, तो 6 8 2 11। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये वाली बात सोल्व करने पर समझ में आई कि नहीं। सिर्फ नोटेशन मतलब समझ में आ गया ना गणित की चीज, क्यों पढ़ रहे हैं अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ओके। तो ये तो हो गए एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ऐसे अपन स्तंभ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्तंभ का इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल को समझ में आएगा। अब आ जाओ, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि प्लस में अपन माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो प्लस लिखा तो माइनस भी हो जाएगा, बात तो वही रहेगी। अब देखिए अब बात आती है कि इनवर्स मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होता है। देखो आपने मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ा, बाकी पढ़ा, गुणा पढ़ा, आपने भाग नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो देखिए ये वैसे तो अपन भाग नहीं पढ़ते, लेकिन अगर अपन प्रतिलोम मैट्रिक्स की बात करें, इनवर्स मैट्रिक्स की बात करें, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स ही होता है, इसको इन्वर्टिबल बोल सकते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसको इन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है, वो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस एक्चुअल में डिवीजन से होता है। कैसे, जैसे मैं आपको बोलूं 5 को मैंने 1/5 से गुणा किया, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 5 में 5 का भाग लगा तो 1 आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5 × 1/5 बराबर 1 आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 5 × 5 का इनवर्स बराबर 1 आ गया। दैट मींस मैं ये तो पर कोई संख्या नहीं है। अब मान लो मैं मैट्रिक्स में बात करूं तो देखना कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास a है, 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया। अब यहाँ पे 5 का इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या है a का इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन आपको पता है ये मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है ना। कहने का मतलब ऐसे ही 1/a विद्यमान, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा है, a इनवर्स लिखा है, ठीक है। a इनवर्स लिखा है, आपको पता है कोई मैट्रिक्स a है और उसका a इनवर्स है। यहाँ पे तो संख्या में तो 1 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आता है इकाई मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से गुणा करते हैं, इकाई मैट्रिक्स आता है। जैसा काम अरिथमेटिक में संख्याओं में 1 होगा, वैसा काम मैट्रिक्स में क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 0, कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर कौन सा होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या होगा, a × a इनवर्स वो क्या है आया, यानी किसी भी या का वो मैट्रिक्स था, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली चीज को क्या आती है, इकाई मैट्रिक्स आता है। दूसरी चीज, अब देखिए मैंने क्या किया, कोई मैट्रिक्स A है, ऐसे बोल सकता हूँ कि A का इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, A इनवर्स होगा, और प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा, A इनवर्स। A का प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा, A इनवर्स। उल्टा भी हो सकता है इसका, A इनवर्स × A, ऐसा भी हो सकता है। अब देखना मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है, बड़ा मैट्रिक्स है जिसका पंक्ति स्तंभ बना है, पंक्ति और स्तंभ बना है,
दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास बी है, तो क्या अगर मान लो मेरे पास आई है, कोई मेरे को बताएगा इन दोनों को कंपेयर करके बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को कंपेयर करके बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स। बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स। बी इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स। क्या आएगा, ए इनवर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है इस प्रकार से है कि उन दोनों का गुणा अगर आई है, इकाई मैट्रिक्स है, दैट मींस वो जो बी मैट्रिक्स है ए का क्या है, बी मैट्रिक्स है वो ए का क्या है, प्रतिलोम मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ इस प्रकार से गुणा है कि दोनों का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये वाला मैट्रिक्स इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं बी ए बोलूं, मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स बी है और किसी दूसरे मैट्रिक्स के ए के साथ अगर गुणा करने पर आई आ रहा है, दैट मींस अब की बात ए क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स होगा। यहाँ पे बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। यहाँ पे b इक्वल टू ए इनवर्स और यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा, b इनवर्स होगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए a b इक्वल टू आई आ गया, b इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आई आ गया। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूं। क्या लिखेंगे अपन, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम, व्युत्क्रमणीय बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो इसके नाम क्या क्या हो सकता है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, और क्या नाम हो सकता है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रतिलोम मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, प्रतिलोम या इनवर्स मैट्रिक्स। एक ही नाम से मतलब है, इनवर्स, प्रतिलोम जो भी है। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा किस हिसाब से लिखनी है वो देखिएगा। यदि A कोटि M का एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि कोई मैट्रिक्स A जिसका कोई मैट्रिक्स या ऐसे नहीं कोई वर्ग मैट्रिक्स A जिसकी कोटि m है। अब आपको पता है वर्ग मैट्रिक्स की कोटि m का मतलब क्या होगा, m गुणा m का होगा। अरे कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसका मतलब पंक्तियां और स्तंभ क्या होंगे, सेम होंगे। तथा कोई दूसरा मैट्रिक्स है वो क्या है, तथा कोई अन्य मैट्रिक्स जिसका अस्तित्व है, अन्य मैट्रिक्स B जिसका अस्तित्व है, इस प्रकार से
है कि ए बी बराबर बी इक्वल टू ए बी बराबर बी इक्वल टू आई। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए को मैं ए इनवर्स से गुणा करूं, चाहे मैं ए इनवर्स को ए से गुणा करूं, आई आएगा। बात को समझना। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू बताइए ए इनवर्स है, यहाँ पे कंपेयर कर लो बी की वैल्यू ए इनवर्स है। दैट मींस अस्तित्व इस प्रकार से है ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। तो बी को अवयव ए का तो बी को मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रमणीय, या तो प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात जो बी आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी ए इनवर्स। चेक कर लो आप, चेक कर लो आप। बी को क्या बोलेंगे ए का प्रतिलोम, और ए का प्रतिलोम का मतलब क्या होता है ए इनवर्स। अरे बी क्या होगा चेक कर लो ना, कंपेयर कर लो ना। तो ए इनटू ए इनवर्स क्या होता है आई होता है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी ए इनवर्स आएगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। अब आपको कुछ नोटेशंस बताता हूं मैं, वो क्या क्या है स्टार बराबर की। देखिए पहली चीज, अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स आता है। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास आई को ए से कर दिया तो भी क्या आएगा ए आएगा। तीसरी चीज, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं आई इंटू ए। दूसरा मान लो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया आई आएगा, और ए इनवर्स को ए से कर दिया तो भी आएगा। ऐसा भी हो सकता है ए इनवर्स को अगर आई से कर दें तो ए इनवर्स आएगा, आई को ए इनवर्स से कर दें तो भी ए इनवर्स आएगा। एक बार सामने देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वापस चेक कर लेना घर पे जाके। कोई भी मैट्रिक्स लेना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना, उसको गुणा करना वही आएगा, उल्टा करोगे तो वही आएगा। यहाँ पे भी चेक कर लो। ये सिंपल मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है इनवर्स मैट्रिक्स, लेकिन है मैट्रिक्स। किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स था यहाँ पे ए आ गया। यहाँ पे कौन सा था ए इनवर्स, तो कौन सा आ गया ए इनवर्स। आई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या आता है आई आता है, जो सबसे शुरू में बता दिया मैंने। और ए इनवर्स को ऐसे करेंगे तो भी क्या आएगा आई आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट प्रूफ करके दे रखे हैं पढ़ने के नाम से, अनुप्रयोग के नाम से जो भी है, उनको अपन पहले नहीं करेंगे, सिर्फ पहले पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद में जो दो कॉन्सेप्ट है उनको बाद में प्रूफ करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आएंगे, छोटे छोटे चीजें हैं। अब बात आती है कि कोई भी क्वेश्चन होता है एग्जाम में ऐसे आ गया कि आप व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स निकालिए या इनवर्स मैट्रिक्स निकालिए या प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालिए प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। अगर प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा नाम आता है तो आप सभी में पंक्तियों की संक्रिया लगाएंगे, स्तंभों की संक्रिया नहीं लगाएंगे। मतलब कौन सी बात लगाएंगे आर वाली, सी वाली नहीं लगाएंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ ऐसे आता है प्रारंभिक संक्रियाओं से कीजिए तो पंक्तियों वाली लगाएंगे। अगर एग्जाम में ऐसे आ रहा है कि पंक्तियों वाली से कीजिए तो पंक्ति लगानी है, स्तंभों वाली से कीजिए स्तंभ लगाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं बोला हो तो कौन सी लगाएंगे पंक्तियों वाली। तीन पंक्तियों की होती है, वो तीन ही किसकी होती है स्तंभ की। आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला कौन से वाले से करना है। जब कुछ नहीं बोलता है तो किससे करेंगे
पंक्तियों से करेंगे। बहुत अच्छा मेथड है। कल पढ़ेंगे मंडे को 2 क्वेश्चन करवाते आपको ये क्वेश्चन हलवा लगने लग जाएंगे। हलवा का मतलब ऐसे आप बना दोगे। एक ही तरीके के क्वेश्चन है और 3 ऑपरेशन लगेंगे। किस तरीके से लगेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। टाइम आउट हो गया है। जो मैंने बातें बताई वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन करने का मेथड ही अलग होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कल अपना टारगेट रहेगा कि इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे अपना कंप्लीट। फिर रिविजन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें जो आपके 11th क्लास में 4th चैप्टर था उस टाइप के क्वेश्चंस टाइप में। ओके।